In an hour from now, we are going to have that special discussion on Operation Sindoor in the Lok Sabha. Parliament has begun. There will be question hour first. Let's listen in to what's taking place. एक लंबा अनुभव टूरिज्म सेक्टर को लेकर के है। उन्हें जो प्रश्न आज सदन के पटल पर रखा है, मैं माननीय सदस्य का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आभार और अभिनंदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ की अवधारणा, कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अवधारणा हम सबको दी है कि हम प्रकृति और पर्यावरण के घटकों की सुरक्षा करते हुए, उनकी चिंता करते हुए अपना जीवन जिए। उसी अनुक्रम में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने, जब मैं उस मंत्रालय में काम कर रहा था, हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि टूरिज्म सेक्टर में भी उसको और अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने ग्रीन लीफ रेटिंग की ऐसी व्यवस्था की थी ताकि ऐसे टूरिज्म सेक्टर की ऐसी प्रॉपर्टीज, असेट्स, होटेलियर्स जो अधिकतम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडेप्ट करते हैं, उनको हम जिस तरह से होटल्स का कैटेगराइजेशन 1 सितारा, 2 सितारा, 3, 4, 5 सितारा में होता है, इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस के आधार पर उनका कैटेगराइजेशन किया जा सके। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके चलते हुए बहुत सारी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को अब होटल्स ने अडेप्ट करना शुरू किया है। आप सब ने अनुभव किया होगा अपने आवा प्रवास के समय कि अब होटल्स ने लिनन को रीयूज करने के लिए कस्टमर से जो है उनका ध्यान आकर्षित करना प्रारंभ किया है। इसी तरह से आजकल प्लास्टिक बॉटल्स को एलिमिनेट करके लगभग सभी स्टार होटल्स ने अपने यहाँ ग्लास बॉटल्स, रीयूजेबल बॉटल्स को यूज करना शुरू किया। ऐसे अनेक तरह की गुड प्रैक्टिसेज अब जो है होटल्स ने प्रारंभ की है। इसी के साथ साथ में जो डिमांड साइड के साथ साथ, डिमांड साइड में भी सप्लाई साइड के साथ साथ में अब सेंस ऑफ अवेयरनेस आए, इसको लेकर के भी हमने एक प्रयास प्रारंभ किया है, जहां हमने टूरिस्ट को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करे, इस दृष्टिकोण से जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रयासों को प्रारंभ किया है। आज उसके भी कुछ स्तर तक परिणाम दिखाई देते हैं। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इसको और अधिक नीचे के गहराई तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने डैशबोर्ड बना करके भविष्य में इस तरह से इंसेंटिवाइज करने का सुझाव दिया है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से विचार करने के योग्य है। आने वाले समय में हम इसे और अधिक विस्तार प्रदान करने के लिए हमने टूरिस्ट को गाइड करने के लिए टूरिस्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करे, इसको लेकर के हमने पर्यावरण मित्र, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी ऐसी योजनाएं भी प्रारंभ की है, जिसमें हम टूरिस्ट को मोर जो है सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने के लिए जागरूक करें। Sir, I would like to ask the second question. In light of the recent research published by the Nature Communication, which is a research foundation research paper, which finds that India, along with US and China, contribute to 60% increase in tourism-related carbon emission between 2009 to 19. May I ask, globally, may I ask the Honourable Minister, measures taken by the government to reduce environment impact on tourism sector, particularly through low carbon transport, energy efficient infrastructure and ecotourism promotion. Additionally, industry like CAI and EY, Ernst & Young, has projected that India will need 61 lakh, 0.3 lakh skilled workers in tourism sector by 2036. How does the ministry plan to ensure the growth of the sector and remain inclusive with targeting skilling and employment opportunities for women, scheduled caste, scheduled tribe and other backward regions, which will help to promote tourism and especially in the tourism states? धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने 2 अलग अलग प्रश्न किए हैं। हालांकि दूसरे प्रश्न का मूल प्रश्न से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की संतुष्टि के लिए उसका प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ।
पहले प्रश्न जो उन्होंने पूछा, मुझे लगता है कि मैंने अपने फर्स्ट सप्लीमेंट्री को रिप्लाई करते हुए विस्तार से उस विषय को रखा है कि हमने सस्टेनेबिलिटी को इंसेंटिवाइज करने, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने, डिमांड और सप्लाई दोनों साइड में, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस को प्रारंभ किया है। टूरिज्म मूलतः प्रारंभिक राज्य का विषय है। राज्य सरकारों ने भी इस पर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। सिक्किम ने अपने यहाँ पर जिस तरह से जीरो प्लास्टिक की कॉन्सेप्ट के साथ में काम करना शुरू किया है, सब बहुत सारे डेस्टिनेशंस में इस तरह के गुड प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने का प्रभाव दिखाई देता है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज का कुंभ आयोजित हुआ, 66 करोड़ लोग वहाँ गए। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सांसदों ने वहाँ पर जो है कुंभ में स्नान किया होगा, लेकिन कुंभ में जीरो प्लास्टिक उपयोग किया गया और प्लास्टिक वेस्ट वहाँ कलेक्ट नहीं हुआ। अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से उसका परिणाम आता है। दूसरा, माननीय सदस्य ने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात किया कि आने वाले समय में जो है स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही और देश के 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की योजनाओं के कारण से निकल पाए, उसके कारण से भारत में टूरिज्म जो है, डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है और हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में और अधिक विस्तार इसमें होगा। उसको लेकर के सारी दुनिया के लोग ये मानते हैं कि जिस गति के साथ में टूरिज्म बढ़ रहा है, उसके पैरीपास हमको स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। भारत सरकार अपने इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से लोगों को, युवाओं को इस कैरियर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अडेप्ट करने के लिए प्रेरित करती है और उनको ट्रेन करती है। हमने इसको और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने के लिए दुनिया की जितनी ग्लोबल बड़ी चेन्स है जो भारत में प्रेजेंस है जिनका, उनके साथ में अपने इंस्टीट्यूट्स को पेयर किया ताकि वो और ज़्यादा इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्किल जो है प्राप्त कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे राज्य के विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय भी इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी स्किल की ट्रेनिंग जो है वो डिमांड के सापेक्ष, ऑर्गेनिकली उसके डिमांड के सापेक्ष में ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बढ़ती है। जैसे जैसे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की आवश्यकता बढ़ेगी, मुझे लगता है सरकार के क्षेत्र में राज्य सरकारों के द्वारा और यूनिवर्सिटीज एकेडमिया के द्वारा इसको एड्रेस करने के स्वाभाविक रूप से प्रयास होंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जिस गति के साथ में भारत में टूरिज्म बढ़ रहा है, आने वाले समय में भारत में टूरिज्म जो है वो एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूटर होगा और जो है जिस गति के साथ में हम बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में जब भारत की अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक जो अपेक्षित है, वहाँ पहुँचने तक टूरिज्म सेक्टर ग्लोबल रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म जो है उसके अनुरूप 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगी और निश्चित रूप से बड़े संख्या में लोगों को रोजगार उसके माध्यम से मिलेगा। माननीय सदस्य, क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते चर्चा? मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं, क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं
गरिमा को गिराते हैं, आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। So the Lok Sabha and the Rajya Sabha completely drowned out by the opposition hangama, railing against the government on the Operation Sindoor debate. A huge amount of disruption inside Parliament, forcing the Speaker to adjourn both houses of Parliament. Rajya Sabha and Lok Sabha will reconvene at 12. Remember, 12 is when Defence Minister Rajnath Singh will be initiating the Operation Sindoor debate with an opening statement. This does not augur well. What we've just seen in Parliament does not augur well for the decorum of whether this is going to be, a disciplined debate. Is it going to be just combative shouting and screaming and disruption? Or is there going to be a substantive discussion? We don't know just yet, but we've got some breaking news before that. Remember, viewer, the Congress Party, the largest opposition party, has lined up a slew of speakers in the House, including Gaurav Gogoi, Priyanka Gandhi and others. But conspicuous by its absence is Shashi Tharoor. Well, we found Shashi Tharoor outside Parliament and we asked him this question. Take a look at this. They sent you email that's about it. Ma'am, you want Mr. Tharoor to speak in the parliament? Sir, आप parliament में बोलेंगे क्या? Speak in the parliament? हाँ. You want Mr. Tharoor to speak in the parliament? अरे he is constitutionally empowered to speak anywhere, भाई. मैं कौन होती हूँ permission देने? Sir, will you be speaking today? You led the delegation to the United States, sir. Will you be speaking? You never called me for your mango party. Of course, sir. They sent you email that's about it. Ma'am, you want Mr. Tharoor to speak in the parliament? Sir, आप parliament में बोलेंगे क्या? Speak in the parliament? हाँ. You want to speak in the parliament? So I want to give you some more context, viewer, because this is actually really interesting. Can you imagine a debate in the Lok Sabha where the opposition wants to pin down the government on Operation Sindoor and international affairs, and Shashi Tharoor is not one of the speakers? Can you imagine that in any normal political situation? It gives you a clear glimpse of what the political dynamics right now are between the Congress and Shashi Tharoor. They have been in free fall, in deterioration mode for a very long time now. But on a national issue where the Congress party is looking to pin down the government, not putting Shashi Tharoor on its list of speakers, having people like Gaurav Gogoi, Priyanka Gandhi, Vadra and others on its list, but not Shashi Tharoor, makes it very conspicuous, how bad the trust deficit really is between the Congress party and one of its most prominent faces in the Lok Sabha, Shashi Tharoor. I want to play out the sequence once again, where NDTV's Aishwarya Jain directly asks Shashi Tharoor why he isn't one of the speakers in this debate. Take a look at this and then we'll bring Aishwarya in. Sir, will you be speaking today? You led the delegation to the United States, sir. Will you be speaking? You never called me for your mango party. Of course, sir. They sent you email that's about it. Ma'am, you want Mr. Tharoor to speak in the parliament? Sir, आप parliament में बोलेंगे क्या? Speak in the parliament? हाँ. You want Mr. Tharoor to speak in the parliament? अरे he is constitutionally empowered to speak anywhere, भाई. मैं कौन होती हूँ permission देने?
Sir, will you be speaking today? You led the delegation to the United States. Aishwarya Jain, who had that conversation with Shashi Tharoor where he didn't actually say anything, is with me for a quick word on this. Aishwarya, this is actually pretty shocking that Shashi Tharoor isn't one of the speakers. What's going on? Is this all about the internal dynamics, the relationship breakdown, the trust deficit between Shashi Tharoor and the Congress that he's been left out like this? Well, very, very interesting exchange of words between Dr. Shashi Tharoor and Renuka Chaudhary. As I asked Dr. Shashi Tharoor directly that you led the delegation to the United States and whether on an all-important day when Operation Sindoor debate is being conducted in the Lok Sabha, whether he will be speaking or not. He silently moved away, but interestingly, Renuka Chaudhary, who is also a Congress Rajya Sabha MP, was standing just nearby, and Renuka Chaudhary asked Dr. Shashi Tharoor on an all-important day that why didn't he invite Dr. Shashi Tharoor to a mango party that he gave at his residence. And when we asked Renuka Chaudhary that whether she wants his colleague to speak in the parliament who led an all-important delegation to the United States, she said that Dr. Shashi Tharoor is all empowered, constitutionally empowered to speak in the Lok Sabha. Who is she to give him a permission? Interestingly, and irony is that the Congress party has not named Dr. Shashi Tharoor in the list of the speakers as far as the Lok Sabha is concerned. Priyanka Gandhi Vadra to Gaurav Gogoi all are speaking, but Dr. Shashi Tharoor, who had led the entire delegation, is not a part of the list of the speakers from the Congress party. So certainly it remains to be seen that how and whether Dr. Shashi Tharoor himself goes to the Lok Sabha speaker and ask him to get an independent entire debate or not. Aishwarya, Aishwarya, what you've captured on your cameras is extremely unique. I don't think anybody else is going to be able to capture that kind of a unique conversation between Shashi Tharoor, a reporter, and Renuka Chaudhary, senior leader of the Congress party, where she says, who am I to stop him from speaking? There appear to be misgivings even within the Congress party over how Shashi Tharoor, who appears to be increasingly distancing himself from the Congress party on various issues, is now left out in the cold in what should have been a day when he should be flaunted by the Congress party on one of its most impactful and prominent speakers in the Lok Sabha. And this, of course, is for political reasons. But we can't lecture the Congress party. These are decisions that must be taken by the party itself. But speaking of the Congress party, Chidambaram, former Home Minister, former Union Minister, former MP, has also been in the eye of the storm this morning, hasn't he? Over comments from an interview where he is heard to have said, we don't know, maybe the Pahalgam terrorists are homegrown, maybe they are not foreign terrorists. Well, Mr. Chidambaram has reacted now and said that troll armies have been cherry-picking comments from a long interview just to attack him. Look at the big reactions that are coming in, and then we'll show you Mr. Chidambaram's clarification. Parliament is taking up the discussion on Operation Sindoor. My request to the opposition members, especially the Congress party. So, number one, the Congress party and opposition leaders should not speak anything to harm national interests. Secondly, they should not speak Pakistan language. Whatever they speak against India's interests, it is used by the Pakistanis, India's enemies outside, those who lost their lives, their family members must not be undermined, and also the enemies of the country should not take advantage of the foul languages used by the opposition leaders. BJP MP Anurag Thakur joins us now. Sir, Mr. Chidambaram के comments पे what is your reaction? मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ बार बार देखने को मिला कि पाकिस्तान का पक्ष नहीं रख पाता, लेकिन राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस के नेता पक्ष रखने के लिए सदा तैयार रहते हैं। वो भारतीय सेना से जो सबूत मांगते हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, बार बार सबूत मांगे कि डोजियर देने की बात कही गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत अब डोजियर नहीं डोज देगा, सबूत नहीं, आतंकी अकाउंट को ताबूत भेजेगा।
और कांग्रेस के नेता कितने गिरेंगे? राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि आतंकवादी घूम रहे हैं, सांसद भी घूम रहे हैं। अरे अपने सांसदों को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने सांसदों का अपमान कर दिया, भारतीय सेना को नीचे दिखा दिया ताकि पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हो जाए। और कितना गिरोगे? 26/11 के हमले के बाद आप कोई कार्रवाई यूपीए की सरकार नहीं कर पाई। शर्म एल शेख में जाकर भारत को शर्मसार करने का काम किया। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आप लोगों ने दिया। बार बार पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने का काम कांग्रेस ने और कांग्रेसियों ने किया। जवाब आपको देना होगा। BJP MP Rajiv Rudi is with me. Sir, a big debate in the parliament today on Operation Sindoor. What we can expect from it, because opposition is levelling serious charges and had been questioning the government over the intelligence failures in Pahalgam. Well, the world saw how victorious India was. Well, opposition, I'm happy that the opposition stood by the government during the actual action. And we'll just recall how they stood by us. Now they may wanting to do some politics. That's okay with them. But the fact remains the nation has seen the victory of India. And they have to do certain things for their own survival. It's okay. Mr. Rudi, P. Chidambaram, ex-Home Minister, had gave a shocking remark. He said that still we don't know that those terrorists were homegrown or they came from Pakistan. Well, Mr. Chidambaram, since when he has become an investigating agency, I do not know where he poses these questions and what is his intent. I think we should be asked more questions on that. Well, thank you so much for speaking to us. That was Rajiv Pratap Rudi, BJP MP, speaking to NDTV. मैं बस यही कहूंगी, वो खुद भी पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने भी काफी सीनियर मिनिस्ट्रीज में काम किया है। पिछले 70 साल का इंडिया पाकिस्तान का अगर हम इतिहास देखते हैं तो हमने जंग लड़ी है उनके खिलाफ, हमने उनके आतंकवादी गतिविधियां देखी हैं और प्रमाण सबसे बड़ा ये है इस मुद्दे को लेकर कि कैसे टीआरएफ रेजिस्टेंस फ्रंट पहले जिम्मेदारी लेता है, एलईटी का ऑफशूट है, फिर किसी प्रेशर के अंतर्गत वो वापस ले लेता है। देशवासियों को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने भुगता है और हम जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं जो चाहती हैं कि ना खुद प्रगति कर पाए हैं ना दूसरे देशों को प्रगति करने दें।